सोचिए अगर कोई एलियन अचानक धरती पर आ जाए और किसी से पूछे कि सेब क्या होता है, हाँ, बड़ा दिलचस्प सवाल है। तो जाहिर है कोई उसे बस एक लाल रंग का गोल सा फल दिखा देगा। हाँ, लेकिन मतलब क्या वो एलियन सिर्फ उस एक फल को देखकर समझ पाएगा कि सेब के पेड़ का क्या मतलब होता है? बिल्कुल नहीं समझ या पाएगा। फिर गुरुत्वाकर्षण की खोज से उसका क्या लेना देना है? या एप्पल पाई कैसे बनती है? मतलब किसी भी चीज का असली मतलब सिर्फ उसके भौतिक रूप में नहीं होता ना। सही बात है। उसका मतलब उसके आसपास के संदर्भ से जुड़कर बनता है। बिल्कुल। और देखिए मशीनों और हमारे कंप्यूटरों का भी बिल्कुल यही हाल है। हम उन्हें डेटा तो खूब दे रहे हैं, लेकिन वो बेचारे उस डेटा का संदर्भ कैसे समझें? हाँ, यही सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में। तो आज की हमारी इस डीप डाइव का मुख्य विषय यही है, नॉलेज ग्राफ्स। आज हम यही समझने वाले हैं कि मशीनें इस पूरी जटिल दुनिया को कैसे समझती हैं, और साथ ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ एक ओपन सोर्स टूल है प्रोटेजे, उसका इस्तेमाल करके कोई भी कैसे इस ज्ञान के जाल को बुन सकता है। देखिए, आपने जो एलियन वाला उदाहरण दिया ना, वो बहुत ही सटीक है। मतलब आज के इस डिजिटल युग में अगर हमारे पास कोई चीज़ सबसे ज़्यादा है, तो वो है डेटा। हाँ, हर दिन पेटाबाइट्स में नया डेटा आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन असली ताकत सिर्फ डेटा के जमा होने में या उसे किसी हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लेने में नहीं है। असली ताकत है उस डेटा के बीच के जो संबंध हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको समझने में। मतलब कि डॉट्स को कनेक्ट करने में। एकदम सही। जैसे आपने कहा, एक सेब सिर्फ एक फल नहीं है। उसका वजूद उन तमाम चीज़ों से जुड़ा है जो उसके इर्द-गिर्द मौजूद हैं। और जब तक मशीनें इस जुड़ाव को नहीं समझेंगी, वो सिर्फ डेटा स्टोर करने वाले बेजान डिब्बे ही रहेंगी। हाँ, बस एक कैलकुलेटर की तरह। नॉलेज ग्राफ्स इसी खालीपन को भरते हैं। मतलब ये मशीनों को हमारी दुनिया देखने का एक नया नजरिया देते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा और गहराई से अनपैक करते हैं। जब हम जुड़ाव और डेटा की बात करते हैं ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले डेटाबेस आता है। हाँ, ज्यादातर लोगों के दिमाग में वही आता है। तो क्या नॉलेज ग्राफ सिर्फ एक फैंसी डेटाबेस है? मतलब जैसे कोई बहुत बड़ी एक्सेल शीट हो या ट्रेडिशनल एसक्यूएल डेटाबेस जिसमें हम अलग-अलग टेबल्स बनाते हैं और उन्हें आपस में जॉइन कर देते हैं। तो ये उससे अलग कैसे हुआ? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। और देखिए, ज्यादातर लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं। एक रिलेशनल डेटाबेस में या किसी एक्सेल शीट में आपका डेटा बस रोज और कॉलम्स में बंद होता है। हाँ, एक ग्रिड की तरह। बिल्कुल। अगर आपको दो टेबल्स के बीच का रिश्ता खोजना है, तो आपको मैन्युअली एक क्वेरी लिखने पड़ती है कि भाई इस टेबल को इस टेबल से जोड़ो। डेटाबेस अपने आप में कुछ नहीं जानता। अच्छा, वो खुद से स्मार्ट नहीं है? एकदम। लेकिन नॉलेज ग्राफ इसके बिल्कुल उलट काम करता है। इसमें वास्तविक दुनिया की चीजें, जिन्हें हम एंटिटीज कहते हैं, वो एक विशाल नेटवर्क के रूप में जुड़ी होती हैं। एंटिटीज मतलब कोई भी चीज? हाँ, कोई वस्तु, कोई घटना, कोई स्थिति या फिर कोई कॉन्सेप्ट। नॉलेज ग्राफ में डेटा और उसका संबंध दोनों एक ही साथ मौजूद रहते हैं। ये जानकारी को सिर्फ स्टोर नहीं करता, बल्कि उसका अर्थ यानी उसका सिमेंटिक मतलब समझता है। यानी अर्थ या मतलब पहले से ही डेटा के अंदर बसा हुआ है। बिल्कुल। आज हम जो भी स्मार्ट सर्च इंजन या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देखते हैं ना, उनकी रीढ़ की हड्डी यही नॉलेज ग्राफ है। अरे वाह! मतलब मान लीजिए कोई सर्च इंजन पर टाइप करता है लियोनार्डो दा विंची की सबसे मशहूर पेंटिंग। तो उसे सिर्फ उन वेब पेजों की लिस्ट नहीं मिलती जहां ये कीवर्ड्स लिखे हों? बिल्कुल नहीं। उसे सीधे मोनालिसा की तस्वीर दिखती है, उसकी पूरी जानकारी मिलती है। यह किसी साधारण डेटाबेस का काम नहीं है। ये नॉलेज ग्राफ की सिमेंटिक सर्च तकनीक का कमाल है। अच्छा, क्योंकि वो सर्च इंजन जानता है कि दा विंची पेंटिंग और मोनालिसा आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। एकदम सही पकड़े आप। ये थ्योरी तो समझ आ गई कि भाई ये ट्रेडिशनल डेटाबेस से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर ये नॉलेज ग्राफ इतने ही पावरफुल हैं, जो पूरे के पूरे सर्च इंजनों को चला रहे हैं, तो इसे बनाता कौन है? मतलब मुझे तो हमेशा लगता था कि ये बड़ी टेक कंपनियों का कोई टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट होगा। हाँ, ऐसा लगना स्वाभाविक है। तो कोई आम इंसान या कोई रिसर्चर इसे अपने काम के लिए कैसे बना सकता है? यहीं पर कहानी में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बनाए हुए प्रोटेजे टूल की एंट्री होती है। प्रोटेजे? हाँ, देखिए, ये कोई बहुत महंगा या किसी टेक चाइन की तिजोरी में बंद कोई गुप्त टूल नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से फ्री और ओपन सोर्स ऑन्टोलॉजी एडिटर है।
रुकिए के रोंटोलॉजी, ये शब्द तो थोड़ा फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र का लगता है। इसका हमारे इस डेटा साइंस और कंप्यूटर से क्या लेना देना है? इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बहुत सही पकड़ा आपने। असल में दर्शन शास्त्र में ओंटोलॉजी का मतलब होता है अस्तित्व का अध्ययन। मतलब दुनिया में क्या क्या मौजूद है? बिल्कुल। और कंप्यूटर साइंस में हमने बस इसी कॉन्सेप्ट को अपना लिया है। डेटा साइंस में ओंटोलॉजी का सीधा सा मतलब है किसी एक खास विषय या डोमेन में मौजूद सभी चीजों और उनके बीच के रिश्तों की एक डिक्शनरी बनाना, या कह ले एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। अच्छा, कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? हाँ, जैसे अगर हम किसी अस्पताल की ओंटोलॉजी बना रहे हैं तो उसमें मरीज, डॉक्टर, बीमारी, दवा और बिस्तर जैसी चीजें होंगी, और साथ ही उनके नियम होंगे कि भाई कौन सी दवा किस बीमारी के लिए है। समझ गया। और प्रोटेजे बस यही ओंटोलॉजी बनाने का एक टूल है जो कि वेब ओंटोलॉजी लैंग्वेज यानी OWL को सपोर्ट करता है। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो अगर मैं इसे अपनी तरह से कहूं, मतलब प्रोटेजी कंप्यूटर के लिए कोई बनी बनाई डिक्शनरी या व्याकरण की किताब नहीं है? नहीं, वो बनी बनाई नहीं है, बल्कि वो एक खाली कैनवस की तरह है जिस पर हम खुद दुनिया के रिश्तों का नक्शा उकेरते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें कंप्यूटर की अपनी डिक्शनरी बनाने में मदद कर रहा है ताकि वो हमारी दुनिया को समझ सके। एकदम सटीक उपमा दी है आपने। ये वाकई वो कैनवस है जो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। चाहे कोई नया इंसान हो या बहुत अनुभवी, दोनों ही इस पर आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन फिर वही सवाल दिमाग में आता है, एक मुफ्त टूल, वो भी स्टैनफोर्ड का, मतलब बड़ी टेक कंपनियां अपना खुद का सीक्रेट टूल क्यों नहीं बनाती? कोई भी ओपन सोर्स पर क्यों रिलाय करेगा इतनी अहम चीज के लिए? देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है। इंसानी ज्ञान इतना बड़ा है कि उसे किसी एक कंपनी की दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। हाँ, ये तो है। डेवलपर्स और रिसर्चर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर कोई मेडिकल रिसर्चर कैंसर की कोई ऑन्टोलॉजी बनाता है तो दुनिया के किसी भी दूसरे कोने में बैठा डेटा साइंटिस्ट उसे अपने नॉलेज ग्राफ में इस्तेमाल कर सकता है। उसे शुरू से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान को बांटने का एक साझा ढांचा है। ये तो वाकई कमाल की बात है यार। तो चलिए, इस थ्योरी और बैकग्राउंड से निकलकर अब थोड़ा प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कल उठकर मुझे अपना खुद का ग्राफ बनाना हो, तो क्या मुझे हजारों लाइन का कोड लिखना पड़ेगा? मतलब इस पूरे ब्लूप्रिंट को जमीन पर कैसे उतारा जाता है? शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। यही प्रोटेजी की खूबी है। इसके निर्माण की प्रक्रिया को हम मुख्य रूप से 4 कदमों में बांट सकते हैं। ठीक है, 4 कदम। हाँ, तो सबसे पहले आता है स्टेप 1, डोमेन और स्कोप तय करना। मतलब ये तय करना कि हम ग्राफ बना किस चीज पर रहे हैं। एकदम से। ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि ग्राफ किस विषय पर है और हम उससे हासिल क्या करना चाहते हैं। बिना स्पष्ट लक्ष्य के आपका नॉलेज ग्राफ बस एक अनसुलझी पहेली बन जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि मेरा डोमेन जानवर है। मुझे जानवरों की एक दुनिया बनानी है। फिर आगे क्या? बेहतरीन उदाहरण है। फिर आता है स्टेप 2, क्लासेस और सब क्लासेस बनाना। क्लासेस? हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स का एक पूरा ढांचा तैयार करने जैसा है। जैसे आपके डोमेन में स्तनधारी यानी मैमल, पक्षी और मछली मुख्य क्लास होंगे। अच्छा, और फिर कुत्ता और बिल्ली उस स्तनधारी क्लास के नीचे सब क्लास बन जाएंगे? बिल्कुल। ठीक है, ये तो एक तरह की टैक्सोनॉमी हो गई, जैसे हम स्कूल में बायोलॉजी की क्लास में पढ़ते थे। लेकिन ये तो सिर्फ नाम हुए ना, इससे रिश्ते कैसे बनेंगे? अब आता है स्टेप 3, जो सबसे अहम है, प्रॉपर्टीज तय करना। यहीं पर असल रिश्ते बनते हैं। देखिए, प्रोटेजे में 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, जो 2 अलग-अलग एंटिटीज को आपस में जोड़ती है। जैसे हैज पेट, एक ऐसा रिश्ता है जो किसी इंसान को जानवर से जोड़ता है। और दूसरी होती है डेटा प्रॉपर्टी, जो किसी एंटिटी को किसी डेटा या नंबर से जोड़ती है। जैसे हैज एज, जो बताएगा कि उम्र कितनी है। अच्छा, तो अगर मैं इसे अपने दिमाग में एक पिक्चर की तरह बनाऊं, मान लीजिए मेरा एक काल्पनिक पालतू कुत्ता है जिसका नाम फिडो है। ठीक है। तो मैं इस पूरे ढांचे में फिडो को कहाँ फिट करूंगा? फिडो की एंट्री होती है स्टेप 4 में, जिसे हम इंडिविजुअल्स जोड़ना कहते हैं। इंडिविजुअल्स? हाँ, देखिए, अब तक आपने सिर्फ नियम बनाए थे, ढांचा बनाया था। अब आप उसमें असल डेटा डाल रहे हैं। कुत्ता तो एक क्लास है, लेकिन फिडो उस क्लास का एक जीता जागता इंडिविजुअल है। समझ गया। तो इस तरह से मैं, यानी एक इंसान का फिडो से जो रिश्ता है वो हैज पेट नाम की ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी से तय हो जाएगा। बिल्कुल।
और अगर मेरा फीडो मान लीजिए 5 साल का है तो वो हैज एज नाम की डेटा प्रॉपर्टी होगी जो फीडो को 5 नंबर वाले डेटा से जोड़ देगी। एकदम सही। अरे वाह, ये पूरा का पूरा एक पेड़ की शाखाओं की तरह फैल रहा है। और अगर फिडो का कोई पसंदीदा खिलौना हो तो हैज फेवरेट टॉय नाम की एक और प्रॉपर्टी बन जाएगी। आप तो बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह सोच रहे हैं। और हर कदम के साथ ये जाल और घना होता जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हम असल में मशीन को दुनियादारी सिखा रहे हैं। हम उसे बता रहे हैं कि दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं और कौन किससे कैसे जुड़ा है। लेकिन 1 मिनट रुकिए, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। क्या बात? देखिए, मैंने ही सिस्टम को बताया कि कुत्ता एक स्तनधारी है, मैंने ही बताया कि फिडो एक कुत्ता है, और मैंने ही उसकी उम्र बताई। हाँ, तो मतलब इसमें नया क्या है? ये तो सिर्फ मेरी ही दी गई जानकारी को सहेज कर रखना हुआ ना। ये मशीन स्मार्ट कहां से बनी? यही तो इस डीप डाइव का सबसे रोमांचक मोड़ है। अब तक हमने जो 4 कदम उठाए ना, वे सिर्फ जमीन तैयार कर रहे थे। स्टेप 5 और 6 में असली जादू होता है। जादू? वो कैसे? इसे हम इन्फरेंस कहते हैं, मतलब मशीन की खुद से निष्कर्ष निकालने की क्षमता। खुद से निष्कर्ष निकालना वो कैसे मुमकिन है? देखिए, प्रोटेजे के अंदर कुछ रीजनर्स होते हैं, जैसे हर्मिट, पैलेट या फैक्ट प्लस प्लस। ये रीजनर्स क्या करते हैं? ये एक तरह के लॉजिक इंजन है। मान लीजिए आपने स्टेप 2 में एक नियम बनाया था कि सभी कुत्ते स्तनधारी होते हैं। हाँ, बनाया था। और स्टेप 4 में आपने बताया कि फिडो एक कुत्ता है। अब ध्यान दीजिए, आपने सिस्टम को कहीं भी ये लिखकर नहीं बताया कि फिडो एक स्तनधारी है। हाँ, मैंने सिर्फ इतना बताया कि वो कुत्ता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप इस रीजनर को ऑन करते हैं तो वो A = B और B = C के लॉजिक को जोड़कर खुद ये नया निष्कर्ष निकाल लेगा कि फिडो एक स्तनधारी है। ये नया ज्ञान उसने खुद पैदा किया है। अरे बाप रे! तो क्या ये किसी जासूस की तरह काम करता है? जासूस? कैसे? मतलब जैसे कोई जासूस किसी कमरे में 2 अलग-अलग सबूतों को देखता है। उसने देखा कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है और जमीन पर कीचड़ वाले जूतों के निशान हैं, और वो खुद ही एक नया सच खोज निकालता है कि कोई बाहर से अंदर आया है। क्या ये रीजनर्स भी ऐसे ही कुछ कर रहे हैं? अरे, आपका ये जासूस वाला उदाहरण तो बिल्कुल परफेक्ट है। रीजनर्स आपके दिए गए डेटा के अलग-अलग टुकड़ों को जोड़कर वो अनदेखी कड़ियां ढूंढ निकालते हैं जो आपने मैन्युअली कभी डाली ही नहीं थी। ये तो सच में गजब है। और फिर स्टेप 6 में इस नए बने ग्राफ को वैलिडेट किया जाता है। मतलब ये चेक किया जाता है कि जो नए निष्कर्ष निकले हैं वे हमारे बनाए पुराने नियमों के खिलाफ तो नहीं जा रहे, कोई विसंगति तो नहीं है। अच्छा, ताकि कोई गलती ना हो। हाँ, और यही वो जगह है जहां नॉलेज ग्राफ एक साधारण डेटाबेस की सीमा को पार करके सही मायनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूप ले लेता है। मशीन अब सिर्फ रटी रटाई बातें नहीं दोहरा रही, बल्कि वो तर्क कर रही है। ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है। लेकिन जब हम इस पूरी तकनीक को हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन से बाहर निकालकर असल दुनिया में लाते हैं, तो ये सब कहाँ चल रहा है? असल दुनिया में इसका दायरा बहुत ही विशाल हो चुका है। देखिए, नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स को ही ले लीजिए, वे इन्हीं नॉलेज ग्राफ्स के जरिए काम करते हैं। अच्छा, वो रिकमेंडेशन के लिए? बिल्कुल। वे सिर्फ ये नहीं देखते कि किसी ने कौन सी फिल्म देखी है, वे उस फिल्म के डायरेक्टर, उसका जॉनर और उस जॉनर को पसंद करने वाले लाखों अन्य यूजर्स का एक पूरा ग्राफ बनाते हैं और फिर जासूस की तरह निष्कर्ष निकालते हैं कि उस यूजर को अगली कौन सी फिल्म पसंद आएगी। और मुझे लगता है हेल्थ केयर में भी इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। बहुत बड़ा, मतलब मेडिकल क्षेत्र में हर दिन ढेरों नए रिसर्च पेपर छपते हैं। किसी भी इंसान के लिए वो सब पढ़ पाना तो नामुमकिन है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ ये नॉलेज ग्राफ्स बीमारियों, उनके लक्षणों, जेनेटिक्स और दवाइयों के बीच के रिश्तों का एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। अगर कोई मरीज कुछ बहुत ही अजीब लक्षण दिखाता है तो ग्राफ तुरंत बता देगा? हाँ, ग्राफ तुरंत लाखों डेटा पॉइंट्स को आपस में जोड़कर बता सकता है कि उसे कौन सी दुर्लभ बीमारी होने की संभावना है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक बहुत बड़ा पेंच भी तो है। वो क्या? देखिए, मुझे हमेशा से लगता है कि जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो गार्बेज इन गार्बेज आउट का नियम हर जगह लागू होता है। अगर हमारा इनपुट डेटा ही गलत हो तो क्या ये इतना स्मार्ट ग्राफ भी बेवकूफ़ी भरे नतीजे नहीं देगा? बिल्कुल देगा। और आपको बता दूं, यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है, डेटा क्वालिटी। मतलब मशीन अपना दिमाग नहीं लगाएगी कि डेटा गलत है? नहीं, अगर कोई इंसान सिस्टम में ये नियम डाल दे कि सभी कुत्ते रेंगने वाले जीव होते हैं, तो रीजनर अपने पूरे लॉजिक के साथ ये साबित कर देगा कि फिडो एक ठंडे खून वाला रेंगने वाला जानवर है। अरे बाप रे! हाँ,
तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, रीजनर्स कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर आपके बुनियादी तथ्य ही गलत है तो पूरा का पूरा ढांचा गलत दिशा में चला जाएगा। ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। और इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब ग्राफ का बड़ा होना। हाँ, जब गूगल जैसे नॉलेज ग्राफ में अरबों एंटिटीज और खरबों रिश्ते जुड़ जाते हैं ना, तो उस विशाल जाल में से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में सही जवाब ढूंढकर लाना, इसके लिए बहुत ही भारी कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। तो मतलब इसे बनाना और चलाना इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। चुनौतियां हैं, लेकिन इसके फायदे उन चुनौतियों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। बिल्कुल। तो आज की इस वैचारिक यात्रा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे मशीनों को हमारी इस दुनिया का संदर्भ समझाने के लिए नॉलेज ग्राफ्स का जन्म हुआ। सही कहा। हमने जाना कि कैसे रिलेशनल डेटाबेसेस की सीमाओं को पार करते हुए स्टैनफोर्ड का प्रोटेजे टूल एक खाली कैनवस की तरह काम करता है, जहां कोई भी अपनी ऑन्टोलॉजी बना सकता है। हाँ, और डोमेन तय करने से लेकर क्लासेस बनाने तक। और फिर रीजनर्स नाम के उन जासूसों के जरिए मशीनों को तर्क करना सिखाने की पूरी प्रक्रिया को भी हमने गहराई से समझा। बिल्कुल। और ये भी देखा कि कैसे ये तकनीक आज नेटफ्लिक्स से लेकर हेल्थ केयर तक हमारी जिंदगियों को अंदर ही अंदर चला रही है। एकदम सही। देखिए, ये सिर्फ जानकारी का कोई ढेर नहीं है, ये अर्थ का एक जाल है। और इसी बात से जुड़ा एक ऐसा विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी जो शायद अक्सर हमारी इन तकनीकी चर्चाओं में पीछे छूट जाता है। कैसा विचार? जरा सोचिए, अभी तो हम मशीनों को सिर्फ वो रिश्ते सिखा रहे हैं जो हमें पहले से पता है। हम इंसान ही डेटा फीड कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जब ये नॉलेज ग्राफ्स इतने विशाल हो जाएंगे कि इनमें दुनिया भर का सारा मेडिकल, साइंटिफिक और ऐतिहासिक डेटा एक साथ जुड़ जाएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये हमारे इंसानी पूर्वाग्रहों को भी सीख लें? अरे, मतलब हमारे बायसेस? बिल्कुल, क्योंकि डेटा तो हमारा ही है। और दूसरी तरफ, क्या ऐसा हो सकता है कि ये रीजनर्स 2 ऐसी बीमारियों या 2 ऐसे रसायनों के बीच का रिश्ता खोज निकालने जो इंसानी दिमाग आज तक सोच ही नहीं पाया? क्या भविष्य में मशीनें सिर्फ हमारी दी गई जानकारी को प्रोसेस करने के बजाय हमारे लिए नए विज्ञान और नए तथ्यों का आविष्कार ही करने लगेंगी? ये एक ऐसा ख्याल है जो बहुत रोमांचक भी है और सच कहूं तो थोड़ा हैरान करने वाला भी। जब मशीनें डेटा के उस अथाह समुंदर में वो पैटर्न देखने लगेंगी जो हमारी इंसानी आंखों से हमेशा ओझल रहे हैं, तो शायद खोज और आविष्कार की हमारी परिभाषा ही पूरी तरह से बदल जाएगी। बिल्कुल बदल सकती है। शायद वो दिन दूर नहीं जब हम मशीनों से सवालों के जवाब नहीं बल्कि नए सवाल मांग रहे होंगे। चलिए, इसी गहरी और थोड़ी रहस्यमयी सोच के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। अगर कोई इस बारे में सोचे तो शायद कई नए दरवाजे खुल सकते हैं। सोचते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए।